हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा मैग्नेटिक फोर्सेस Q V क्रॉस B इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू I L क्रॉस B डिपेंडिंग कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे लग रही है। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ऑन अ चार्ज और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ओके, हमने देखा लॉरेंस फोर्स कितनी होती है, दैट इज क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी कैसे निकालना है हमने देखा वेक्टर प्रोडक्ट से। ओके, नाउ लेट्स कम टू सम वेरी टिपिकल क्वेश्चंस। इसको हम पढ़ सकते हैं अंडर द हेडिंग मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले सिंपल वाली कैटेगरी में लिखते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, या सबसे पहले और सिंपल केस ले लेते हैं व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। इसका क्या मतलब, v वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू b वेक्टर। यहाँ पर थीटा 0 है या फिर 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, द चार्ज शैल मूव अनडिविएटेड, यानी कि अगर स्पेस में कहीं पर भी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नो ग्रेविटेशनल फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस स्पेस में एक वेलोसिटी v मूव कर रही है ऐसे या फिर ऐसे। इस केस में आप देख रहे हैं थीटा कितना है 0 डिग्री, इस केस में थीटा कितना है 180 डिग्री। तो दोनों केस में व्हाट विल बी दी फोर्स, फोर्स विल बी क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0 और 180 डिग्री, और दोनों केस में इट विल बी 0। तो चार्ज कैसा मूव करेगा, अनडिविएटेड। सेकेंड केस देखते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि दिस इज द सेकेंड केस, दैट इज v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। मोस्ट आस्क्ड केस, इस केस में क्या होगा देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें एक चार्ज आया विद अ वेलोसिटी जिसका डायरेक्शन v वेक्टर ये है। तो क्या होगा, आपको स्ट्रेट अवे यू शुड नो द रिजल्ट। इन सच ए केस द चार्ज पार्टिकल शैल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। आप देख सकते हैं v क्रॉस b, फोर्स अपवर्ड्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, इट विल बी सर्कुलर, और उसका रेडियस कितना हो जाएगा उस सर्कुलर पाथ का, इट विल बी एम वी बाय क्यू बी। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ चार्ज, वी इज स्पीड ऑफ चार्ज, Q is the magnitude of charge and B is the magnitude of magnetic field। तो इस केस में क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा जिसका रेडियस ये है। टाइम पीरियड कितना होगा, अगेन यू कैन रिमेंबर, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, 2 पाई m बाय क्यू बी। फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कई बार साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी शैल बी 1 बाई टी, यानी कि क्यू बी बाय 2 पाई एम। ओके, सो इस केस में आप देख सकते हैं रेडियस इज एम वी बाई क्यू बी। इसी को मैं 2m के अंडर रूट बाय क्यू भी लिख सकता हूँ। वाई, बिकॉज मोमेंटम
that is mv is related with kinetic energy by this formula twice m k का under root. Why? What is k? K is the kinetic energy of the particle. ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का फॉर्मूला है. तो रेडियस के दो फॉर्मूले हो गए. अब एज यूजुअल दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? दोनों में से हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हमको प्रोवाइड करता है, यानी कि जो कन्वीनियंट हो. कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड alpha particle all move in a uniform magnetic field, let's say B दिया हुआ है, with same velocity. Find ratio excuse me, find the ratio of their radii. अब इस केस में क्या दिया हुआ है? सेम वेलोसिटी. तो आप क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v कॉमन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज e b. रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी v ही ले लेते हैं, चार्ज अगेन ऑन प्रोटॉन का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? E b. Radius of alpha particle will be, mass of alpha particle is 4 mass of a proton, v by charge is twice E b. तो इससे हमको मिलेगा RE is to RP is to R alpha is ME is to MP is to MP. This will be the ratio. जो लोग वंडर करें ये अल्फा पार्टिकल क्या है, लेट मी रिमाइंड यू, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. इट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. किसी हीलियम एटम को डबली आयोनाइज कर दे तो क्या बचेगा? अल्फा पार्टिकल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम के न्यूक्लियस को भी हम क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल. तो हीलियम में कितने होते हैं? हीलियम कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हीलियम में क्या बचता है? 4 न्यूक्लियॉन्स एंड अ +2 चार्ज. ओके, इसी क्वेश्चन को अगर बदलें, फिर से आपके पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है एंड अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है. और इस केस में क्या है? दे ऑल हैव सेम मोमेंटम. अब जरा इनकी रेडियाई बताइए. तो फिर से हम देखते हैं. आर ई इज मोमेंटम. अब आप सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड. रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विच इज सेम मोमेंटम. इसका क्या मतलब है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये P का क्या मतलब है? सिंबल फॉर मोमेंटम is P. R alpha is momentum by twice E B. तो इस केस में आप देख सकते हैं RE will be equal to RP and it is double the radius of alpha particle. Radius of electron is same as radius of proton, but it will be double the radius of alpha particle. डबल क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ है, P बाय ई बी का हाफ है. तो इसका मतलब ये दोनों रेडियस इसके क्या है?
डबल। तो हमने इस तरीके से लिखा है। रेशियो में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 1:1:1/2। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बदल दें। इस बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, बट दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अब अगर रेशियो पूछ लें तो फिर से फॉर्मूला थोड़ा सा हम दूसरा लगाएंगे। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना लिखेंगे? ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट बाय ईबी। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी ट्वाइस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ये बाय ट्वाइस ई बी। ट्वाइस ई बी क्यों? क्योंकि चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। तो अब हमको दिख रहा है RE/RP/R अल्फा इज 1:1। सॉरी, थोड़ा सा चेंज, ME/MP का अंडर रूट। भाई EB दोनों में नीचे सेम है, 2 के अंडर रूट में सेम है, तो बचा क्या? ME और MP। और आखिरी में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ का 4 इससे कैंसिल होगा, तो अंडर यहाँ क्या बचेगा? MP। तो इससे हमको देखने का से क्या पता लग रहा है? इट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सेम। इस स्लाइड को पॉज करिएगा, स्पेंड सम टाइम ऑन दिस स्लाइड। इस स्लाइड में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही स्लाइड में लिए हैं, इसको पॉज करके समझिएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में क्या होता है? द पाथ ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इज हेलिकल, यानी हेलिक्स की तरह होता है पाथ। हमने देखा जब थीटा 90 डिग्री होता हो तो पाथ इज सर्कुलर, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल। ओके, अगेन इस केस में थोड़े से चेंजेस आएंगे। हर टर्न का रेडियस हो जाएगा mv sin थीटा बाय QB। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई m बाय QB। कमाल की बात है, चाहे थीटा कुछ भी हो, टाइम पीरियड उतना ही रहता है। इसका रीज़न ये है कि टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम और फ्रीक्वेंसी इस काइंड ऑफ मोशन में डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ पार्टिकल। कितनी भी स्पीड से फेंको, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वही रहेगा, रेडियस चेंज हो जाएगा बट टाइम और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और इस केस में एक और टर्म आता है पिच। पिच हो जाएगा 2 पाई m, यानी टाइम पीरियड को आप डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? v cos थीटा से। व्हाट इज पिच? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल in one time period in direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में कितना मूव करेगा एक टाइम पीरियड में, उसको कहते हैं पिच। यानी कि जो 2 सर्कल्स दिख रहे हैं एक टाइम पीरियड में, ये पार्टिकल लेट से अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसे घूमते 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 जब ये नीचे जाएगा तो एक घूमने में जितना, जैसे यहाँ से एक टर्न लेते हुए यहाँ जब पहुँचेगा, ये डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? पिच। उसके बाद इसका नया जर्नी स्टार्ट होगा, फिर ये एक टर्न लेते हुए यहाँ घूमेगा, तब तक इतनी देर में क्या हो जाएगा? पिच। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक में चलते हैं, दैट इज हाउ
मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी तक हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है और उस फोर्स के होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जस्ट रिमेंबर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आइदर मैग्नेट्स और करंट कैरिंग वायर, बेसिकली मूविंग चार्जेस, करंट कैरिंग वायर। अभी हम एक्सेलरेटिंग चार्जेस की बात नहीं कर रहे। सो एक हेडिंग लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंटल लेंथ dl at a point P whose position vector with respect to the element is r is given by, ये आपको याद करना पड़ेगा, db वेक्टर is mu naught by 4 pi I is the current in the elemental wire, dl cross r by r cube। इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप बाई r स्क्वायर। ये पूरा जो हमने यहाँ से लिखा यहाँ तक, इसका नाम है बायॉट सेवार्ट लॉ। तो बाई चांस 4 ऑप्शन में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायॉट सेवार्ट लॉ। सो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, दिस इज बायॉट सेवार्ट लॉ। अब जैसा कि कहते हैं, अ पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो इसी को, इस पूरे जो हमने एक्सप्लेन करा, इसको अगर डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहें तो लेट से एक करंट का एक छोटा सा वायर है dl लेंथ का, ये लेंथ dl है, छोटा सा वायर मैंने आपके लिए बनाया है, इसका लेंथ कितना है dl, और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो एरो दिख रहा है आपको इस ब्लू वायर में, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द करंट। इस वायर के कारण अगर कोई पॉइंट P है जिसका इस वायर को इस पॉइंट P से जोड़ें, तो अगर एक वेक्टर बने तो उस वेक्टर का हम नाम देंगे R वेक्टर। तो ये P कहीं भी हो सकता है, यहाँ होगा तो R वेक्टर ये हो जाएगा, यहाँ कहीं होगा तो R वेक्टर ये हो जाएगा। तो बेसिकली इस वायर जिसका लेंथ dl है, करंट की डायरेक्शन दिया हुआ है, इससे पॉइंट P पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं dB वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। बोर्ड्स में कई बार ये पूछा जाता है। dB का मैग्नीट्यूड अगर आपको देखना है तो बिना वेक्टर का साइन लगाए इसमें ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट इसकी बहुत सिंपल एप्लीकेशंस हैं आप लोग के लिए। वी विल टेक ओनली द 2 सिंपलेस्ट एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long current carrying wire, and दूसरा एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular loop। तो ये दोनों एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन, लेट्स से इनफाइनाइट वायर है, क्लास 10 में हमने पढ़ा था। अपने चारों ओर ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। थोड़ा आपको इमेजिनेशन चाहिए।
कंसेंट्रिक सर्कल्स करेगा। तो इतना याद रखिएगा, अगर हम कोई पॉइंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 2 पाई डी आई। ये रिजल्ट स्ट्रेट अवे आपको याद करना है। एंड ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण। ये रेड वायर इज दी इनफाइनाइट वायर जिसमें कि एक करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में वायर करंट को ले जा रहा है उस वायर को पकड़िए। थंब का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो ये जो मेरी उंगलियों का घुमाव है अराउंड दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेट अस सी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। लेट से एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे इस लूप का रेडियस मान लीजिए r है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट बाय 2r म्यू नॉट आई बाय 2r। ये दो रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे हम इस एक्सिस पे जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेंटर पे इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r। अब वैल्यूज तो हमने देख ली, बट ये म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में देयर इज अ कांस्टेंट नोन एज म्यू नॉट। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो अभी अभी जरा डायमेंशनल एनालिसिस करके म्यू नॉट का यूनिट निकालते हैं। अभी हमने देखा था b कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2d फॉर अ सर्कुलर वायर। तो इस साइड तो आ गया टेस्ला, इधर आया म्यू नॉट, बाकी कांस्टेंट है, आई इज एम्पियर और नीचे क्या है मीटर। इसका मतलब म्यू नॉट की क्या यूनिट आएगी? इट विल बी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की एक और यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। हेनरी क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ये हम आगे देखेंगे। ओके, अभी के लिए आप सिंपली इतना याद रखिए, म्यू नॉट इज देयरफॉर म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और यूनिट है। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, म्यू नॉट को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो आपको जानी पहचानी होगी। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल में ही आता है। इसका मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज 1/c², या फिर स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय √ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसे देख के भी पता लग रहा है कि EM वेव्स जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों होते हैं, दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ यूनिफाइड फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, एक दो बेसिक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ वायर करंट कैरिंग वायर ऑफ करंट I और इधर जा रहा है 2I। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर गैप है डिस्टेंस d का। सपोज एक दूरी x पे हमने दे दिया कि b 0 है, तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन A दे दिया d/2, B दे दिया d/3, C दे दिया 2d/3, या D बोला b = 0 इज
नॉट पॉसिबल बिटवीन वायर्स। ये क्वेश्चन दे दिया है। तो पहले तो जरा चौथा ऑप्शन देखते हैं कि क्या b इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल है। वायर फर्स्ट के कारण कोई पॉइंट यहाँ पर, लेट से इसको हम मानते हैं वायर 1, इसके कारण इसके चारों ओर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल से इसको पकड़िए, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, राइट। तो पॉइंट, ये पॉइंट जिसको हम लेट से इसको P मान लेते हैं, इस करंट के कारण कितना होगा, इनटू दी प्लेन। इस वायर 1 के कारण P में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू दी प्लेन। एंड वायर 2 के कारण ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, वायर 2 को पकड़िए तो वायर 2 के लेफ्ट साइड में फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इसके कारण यहाँ पर फील्ड कितना होगा, आउटसाइड द प्लेन। इसका मतलब दोनों के कारण फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करें। सो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। कैसे सॉल्व करेंगे, फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर विल बी, सीधे फॉर्मूला लगाइए, म्यू नॉट बाई 2 पाई एक्स आई, एंड फील्ड ड्यू टू द सेकेंड वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इनवर्ड डायरेक्शन के साथ। तो ये तो डायरेक्शन आ गया, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी माइनस एक्स। भाई अगर ये पूरा डिस्टेंस ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स। दिस विल बी आउटवर्ड, दोनों इनवर्ड है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो इसका मतलब ये कैंसल आउट हो जाएंगे। और अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यानी सिंपली इक्वेट कर दीजिए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i बाई 2 पाई डी माइनस एक्स। यहाँ 2i आएगा क्योंकि सेकेंड वायर में दुगना करंट जा रहा है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैंसल्स, d minus x is twice x, it implies x is d by 3. So option B is the correct answer. इसी क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में कोई पॉइंट इधर दे दे x, तो इधर अगर आप देंगे तो आप देख रहे हैं 2i के कारण भी फील्ड इनसाइड है, i के कारण भी फील्ड इनसाइड है, तो यहाँ पर ऑप्शन होता नॉट पॉसिबल बिटवीन दी, या फिर यहाँ पर आता आउटसाइड दी वायर। अगर इस साइड पे अगर लें तो करंट I के कारण भी आउटसाइड है, करंट 2i के कारण भी आउटसाइड है, इस केस में भी B इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल आउटसाइड दी वायर्स। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर बदल दें, सर्कुलर फॉर्म में कर दें, एक वायर है लेट से, रेडियस या 2 कोएक्सियल वायर ले लेते हैं, let us take 2 coaxial wires. एक वायर का रेडियस है r, दूसरी वायर का रेडियस है 2r। अब इन्होंने बोला if B is 0 at center, लेट से इसको हम दे देते करंट, इसमें I1 जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I2। रेशियो ऑफ I1 इज टू I2 इज ए ऑप्शन 1:2, 2:1, 1:1, डी नन। आइए देखते हैं, सिंपली फॉर्मूला लगाना है। ये जो ब्लू वाला वायर है इसके कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाय 2r। फॉर्मूला देखा था अभी पीछे, B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाय ट्वाइस इंटू ट्वाइस r। भाई 2 का बड़ा रेडियस है I2। अब ये दोनों इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि कैंसल आउट कर रहे हैं, I1 बाहर कर रहा है, I2 इनसाइड कर रहा है। सो म्यू नॉट I1 बाय 2r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I2 बाय 2 इंटू 2r। म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल, R कैंसिल, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1:2, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में वील कंटिन्यू विद द मैग्नेटिज्म।